हेलो फ्रेंड्स, 35 डेज सीरीज़ का आज हमारा फर्स्ट डे है, जिसके अंदर हम 2024 सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंदर हम 18 एमसीक्यूज जो हमारे आए हुए हैं उनके बेस्ट सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 1 1 2 3 एंड -1 1 एंड -2। इसके अंदर हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है मॉडुलस ए एडजॉइंट ए की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चे जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ नहीं रखे होते वो क्या करते हैं, यहाँ पे एडजॉइंट ए निकालने लग जाते हैं और ए की एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। हमें देखना है कि हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे। देखो इसके अंदर हम क्या लॉजिक अप्लाई करेंगे, हमें पता है ए इनवर्स क्या होता है हमारा। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं हम, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमें पता है इस फॉर्मूले का। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ मैट्रिक्स ए से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ए। दोनों साइड से ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ए। ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मुझे पता है, देखो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। इसको मैं क्या लिख दूँ, आई, और यहाँ से ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हो जाएगा मेरा। अब आई की मैं किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, मेरा ए ही आता है, वो सेम आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, तो मुझे ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना था, तो मैं ये ना निकाल के मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल दूँ, डिटर्मिनेंट निकाल दूंगा। ठीक है ना। अब देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, हम यहाँ निकाल देता हूँ मैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो क्या होगा, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। अब मुझे पता है, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, इस मैट्रिक्स को क्या कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग R1। ठीक है ना। अगर मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू, अब मैं इसका देखूँ, देखो इस वाली टर्म का, तो इसका क्या हो जाएगा ये एज इट इज। अब -2 की 1 से डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ मैं और एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1। ठीक है ना। अब 1 ये वाली, इसके सामने वाली ये और ये तो एज इट इज रहेंगी, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 की -1 में, तो क्या हो जाएगा -2, और इसकी 0 में होगी तो ये क्या हो जाएगा +0। अब -1, अब ये जो 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये काउंट नहीं होगा और ये काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो काउंट होएगा हमारा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 1 की 3 में करेंगे हम। अगर मैं 1 की 3 में करूँ तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, -2 इंटू 0 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3। तो देखो यहाँ से क्या बचा, -1 इंटू -2 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ से क्या आएगा -3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम इस लॉजिक से सोल्व करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो वहाँ से इसका आंसर क्या आएगा, -1। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए एंड बी। हमें गिवन है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1/4 बी के। देन द इनवर्स ऑफ 4 इंटू ए, हमें क्या करना है, 4 इंटू ए का इनवर्स निकालना है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले ना आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या, अगर मुझे ऐसे दे रखा है, देखो के इंटू ए का इनवर्स, ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या होता है, 1/k इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे ये के क्या है, के क्या है, कोई भी कॉन्स्टेंट है। ठीक है, देखो के क्या है, k इज एन कांस्टेंट। के क्या एक यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, 4 इंटू ए का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 इंटू ए इनवर्स, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है, देखो मुझे ए इनवर्स की वैल्यू गिवन है, ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है मुझे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 बी। ठीक है ना, ये ए इनवर्स की वैल्यू मुझे गिवन है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 बी। यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1/4 बी, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1/16 बी।
तो 4a का इनवर्स क्या आ जाएगा 1/16b, जो कि मेरा ऑप्शन क्या है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एमसीक्यू में आपको भी इतना ही टाइम लगना चाहिए एग्जाम में, तो इतना टाइम कब लगेगा जब आपको ये सब कंसेप्ट पता हो। ठीक है, तो इन वीडियोस के थ्रू मेरा मेन मोटिव आपको ये कंसेप्ट सिखाना, कैसे आप एग्जाम के अंदर इन लॉजिक्स का यूज करके ऐसे जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं इनको 1 मिनट में कैसे सोल्व करोगे आप। ठीक है ना, अब देखो अगला क्वेश्चन फिर मैट्रिक्स से है। मैंने अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं ले रखे, ये सब सीबीएसई के क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने डाले हुए यहाँ पे कट करके। अब देखो 3 मैट्रिक्स है, एक्स वाई एंड एक्स वाई। अब क्या क्या रखा है हमें, एक एक्स मैट्रिक्स है ऑर्डर की 2,3, देखो एक्स मैट्रिक्स है 2,3 ऑर्डर की, और वाई मैट्रिक्स कौन कितने ऑर्डर की है, वाई मैट्रिक्स है m,n ऑर्डर की। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स वाई मैट्रिक्स बनाता हूँ तो मेरी आती है 2x5 ऑर्डर की। देखो अगर मुझे 2 मैट्रिक्स गिवन है ना, ऐसे एक का ऑर्डर मान लिया मुझे a,b है, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किसी मैट्रिक्स दूसरी जिसका ऑर्डर क्या है p,q है। तो इसका लॉजिक पता है आपको क्या होता है, देखो इसका लॉजिक होता है जो ये कॉलम होता है ना फर्स्ट मैट्रिक्स का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मतलब अगर मेरा ये b इज इक्वल टू क्यू होगा ना, तो यहाँ से a, तभी इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा a इंटू क्यू। अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे m की जगह 3 होना चाहिए था। अगर यहाँ पे m की जगह 3 होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ऑर्डर आना चाहिए, तो ऑर्डर कैसे आएगा 2 इंटू 5 करके, है ना। तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होनी चाहिए भाई, 3x5 की। ठीक है, तभी ये एक्स वाई मेरा आएगा 2x5, क्योंकि तभी इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके निकालो तभी तो ये आएगा मेरा। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, तभी तो मेरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, है ना, 2x n, और n क्या है 5, ये 2x5। अब मुझे क्या बताना है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स y। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स y में क्या हो जाएंगे, 3x5 की मैट्रिक्स है तो 15 एलिमेंट्स हो जाएंगे। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को उनसे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। ठीक है ना, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी ये 15, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर बनता है फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम का मल्टीपल, मतलब उसका ऑर्डर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या बताना है, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय। ठीक है, तो ये बताना है कि हमें कितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। तो हमें चेक करना है डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पे, देखो 2 ही है हमें चेक करनी है। एक तो x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0, तो निकाल लेते हैं f ऑफ 0 क्या आएगा। देखो f ऑफ 0 तो यहाँ से आएगा e की पावर x, है ना, f ऑफ 0 क्या है e की पावर x, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर 0 दैट इज 1, f ऑफ 0 तो 1 आ गया। ऐसे ही मैं निकालता हूं f ऑफ 0, हम ले लेते हैं नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, क्या है नेगेटिव के लिए लेस देन के लिए क्या है x+2, x+2 है, सॉरी 2 है ना ये, x+2, तो यहाँ पे लिख देंगे x+2। अब क्या कर देंगे अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा x के 0, तो यहाँ पे बचेगा 2। अब देखो मेरी f ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कौन से होते हैं, जिनके अंदर f ऑफ a इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट यहाँ पे तो मेरा f ऑफ 0 है जो वो क्या है नॉट इक्वल टू f ऑफ लेस देन 0 नेगेटिव से, तो क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पे। अब देखो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या e की पावर 1 हो जाएगा, x है ना, तो e की पावर 1 क्या होगा e। अब देखो f ऑफ 1 नेगेटिव लेस देन 1, लेस देन 1 पे क्या वैल्यू होगी, यही होगी लेस देन 1 पे, तो e की पावर 1 e की पावर x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो अप्लाइंग लिमिट करने के बाद e की पावर 1 हो जाएगा ना। अगर मैं 0 माइनस एच भी पुट करूंगा तो माइनस एच हो गया वही ई हो जाएगा, है ना, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। 0 माइनस एच पुट करना होता अगर मैं 1 माइनस एच, सॉरी 0 नहीं क्योंकि 1 है ना, अगर मैं x की जगह 1 माइनस एच भी पुट करूंगा अप्लाई लिमिट करूँगा तो एच तो 0 हो जाएगा, तो ई की पावर 1 ही आएगा। तो सिंपल पुट कर सकते हैं हम जब तक हमारा इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बनता।
अब मैं चेक कर रहा हूं एफ ऑफ वन पॉजिटिव के लिए, ठीक है। पॉजिटिव के लिए क्या होगा, देखो पॉजिटिव का मतलब राइट हैंड लिमिट, ये क्या थी मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं निकाल रहा हूँ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव। ये सब मैं लिख नहीं रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन नेगेटिव। हम एमसीक्यू सॉल्व करें ना, हमें पेपर में करके नहीं दिखाना, तो जितना शॉर्टकट यूज करेंगे उतना सही रहेगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन पॉजिटिव, यहाँ पे लिख देंगे टू माइनस एक्स। अब सीधा लिमिट अप्लाई कर दो, टू माइनस वन दैट इज वन। तो देखो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल्स टू वन पे, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 2 पॉइंट्स पे। तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट 2 पॉइंट्स, एक्स इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये हमें गिवन है, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है किसके बराबर, एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। और हमें डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1/2 बताना है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा मेरा, देखो मेरा क्या गिवन है, मुझे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन बाई एक्स, ये गिवन है। मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकालूं तो मेरा क्या आएगा, एफ डैश वन बाई एक्स, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव इंटू वन बाई एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना। वन बाई एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वेयर को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। क्या होता है माइनस वन बाई एक्स का, सॉरी वन बाई एक्स का क्या होता है, माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब मुझे पता है मेरा एफ डैश एक्स कितना है, एक्स क्यूब है। देखो यहाँ पे देखो एफ डैश एक्स कितना है मेरा, एक्स क्यूब है। अगर मुझे यहाँ से एफ डैश वन बाई एक्स निकालना हो तो मेरा एक्स का वन बाई एक्स पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब, क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब इंटू माइनस वन बाई एक्स स्क्वेयर, यहाँ से आएगा माइनस एक्स की पावर 5, या क्या, इसका मतलब क्या, माइनस वन बाई एक्स की पावर 5, या क्या, डी वाई बाई डी एक्स। अब मुझे क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स कब, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 पे, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्स की जगह 1/2 पुट कर दूंगा तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 क्या होगा, माइनस वन, और एक्स की जगह 1/2 की पावर 5, और 1/2 की पावर 5 क्या होता है, 32। तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -32, नीचे 32 हो जाएगा 1/, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 32, और माइनस का साइन भी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1/32। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है। एमसीक्यूज के अंदर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, हमें 18 एमसीक्यूज आते हैं हमारे, तो हमें 20 से 25 मिनट में सब सोल्व कर लेने हैं, और वो इजी होते हैं ना कोई लॉजिक लग रहा है उनके अंदर। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर बाई 16 पे। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, सीधा करेंगे। क्या दे रखा है, वाई दे रखा है इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर द रूट सीकेंट रूट एक्स, ये दे रखा है। अब देखो जब भी रूट में होता है ना कोई भी फंक्शन, देखो आपको सिंपल इसको याद रखना है, एग्जाम में हम कर करके नहीं देखेंगे बार बार, ठीक है ना। क्या याद रखना है आपको, जब भी हमारा रूट एक्स होता है ना तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन अगर ये वाई के इक्वल है तो क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/2, पावर आगे आती है ना और एक पावर कम हो जाती है, एक्स की पावर -1/2, तो ये जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 नीचे आगे रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। वही हम यहाँ पे लगाएंगे। देखो तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरा, log x क्या होता है 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x रूट एक्स। अब देखो पावर का क्या होगा, अब ये रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, एक्स में क्या है सीकेंट एक्स रूट एक्स। अब पावर का होगा, फंक्शन का होगा, जो अंदर है हमारा फंक्शन सीकेंट एक्स का क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x, ठीक है। अब एंगल का हुआ है, रूट एक्स का क्या होगा 1/2
रूट एक्स। तो इसको पूरा ऐसे लॉजिक से करेंगे। पहले क्या होगा log x का, देखो log x का किया तो क्या हो गया 1/x, तो 1/x में क्या है x क्या है, ये पूरा है ना x, सीकेंट रूट x, तो अंडर रूट सीकेंट रूट x। फिर हमने किया रूट का, मतलब जो इसकी पावर थी, पावर का करेंगे तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। अब x का क्या होगा सीकेंट x का, सीकेंट x tan x, और x में क्या है रूट x, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। यहाँ पे कितना समझ में आ गया आपको। अब देखो अब क्या कर रहा हूं मैं, सिंप्लीफाई करेंगे अब इसको। ये क्या है ऊपर सीकेंट x tan x, तो हम यहाँ पे लिख लूंगा सीकेंट x tan x, रूट में नहीं x दोनों तरफ, थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं। देखो नहीं तो आप इसी में समझ लो ना, देखो रूट सीकेंट रूट x और ये भी सीकेंट रूट x है, तो सीकेंट रूट x का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इतना समझ जाओगे ना आप। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएंगी सीकेंट रूट x का होल स्क्वायर, रूट सीकेंट x का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा सीकेंट रूट x, और ऊपर भी सीकेंट रूट x है, तो सीकेंट रूट x से सीकेंट रूट x ये सब कट जाएगा। समझे ना मैंने क्या कहा है, मैंने देखो क्या कहा है, नीचे क्या हो जाएगा सीकेंट ऑफ रूट x का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट के सीकेंट रूट x बचेगा, और ऊपर सीकेंट रूट x से क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना, ये कहा है मैंने। अब देखो मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है ऊपर tan रूट x, क्या बचा है ऊपर tan रूट x, और नीचे कितना बचा है 2, तो 4 रूट x, हाँ सिर्फ 4 रूट x बचा है। अब देखो x की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कितनी π²/16, x की जगह पुट कर देंगे π²/16, तो कट दो। हम यहाँ से निकाल रहे हैं dy/dx एट x इज इक्वल टू π²/16। अब देखो 10, अब रूट π²/16, रूट π²/16 क्या हो जाएगा π/4 अपॉन 4 इंटू रूट x, रूट π²/x क्या हो जाएगा π/4। देखो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है ना। देखो क्या हो जाएगा 10π/4 क्या होता है 1 अपॉन, ये इससे ये कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा पाई, तो क्या है इसका 1/π, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो इसका क्या आ जाएगा 1/π, ए आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए ना कैसे करना है, सिंपल डेरिवेटिव करके फिर x की जगह π²/16 जिस पे वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी और हमारा क्या हो जाएगा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चले। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 3 cos थीटा, y इज इक्वल टू 5 sin थीटा, हमें dy/dx निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर हम करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिर इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, dy/dx हमारा आ जाएगा। देखो पहले हम निकालते हैं dx/d थीटा, देखो क्या है 3 cos थीटा है, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस साइन थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव करता है माइनस साइन, तो आ जाएगा -3 sin थीटा। ऐसे मैं निकाल रहा हूँ dy/d थीटा, तो dy/d थीटा क्या होगा, देखो 5 cos थीटा, और cos का क्या sin थीटा, sin का क्या होता है cos, तो आ जाएगा 5 cos थीटा। अब मैं क्या करूँगा इसको, ये मान लिया फर्स्ट इक्वेशन है और ये मान लिया सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, सेकंड इक्वेशन को करूँगा फर्स्ट से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से क्या आएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन कोस थीटा अपॉन -3 sin थीटा, ये आ गया। अब d थीटा से तो d थीटा कट जाएगा, तो ऐसे क्या आएगा dy/dx इज इक्वल टू -5/3, और कोस बाय साइन क्या होता है कोट थीटा, कोस बाय साइन क्या होता है कोट थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -5/3 कोट थीटा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, फिर इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसका, मैक्सिमा मिनिमा या फिर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या इन्फ्लेक्शन, ये बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो इन्फ्लेक्शन होता है ये होता है क्या है, देखो इसको मैंने समझाया हुआ है। हम इन्फ्लेक्शन का पॉइंट निकालते कैसे है, एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ओकर्स व्हेन दी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज जीरो और अनडिफाइंड। जब भी हमारा सेकेंड डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का जीरो या अनडिफाइंड आ जाए, तो वहां पे क्या होगा हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल के आएगा, ठीक है। टू फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकालने पे क्या होता है, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, पहले हम क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेट द सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू जीरो, और सेकेंड डेरिवेटिव को क्या करेंगे जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द एक्स वैल्यूज
of the inflection point. Inflection points are similar to critical points which are found using the first derivative. जो फर्स्ट डेरिवेटिव से क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और वो सेकंड डेरिवेटिव से जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो सेम होंगे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मुझे पता है मेरा एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है, तो यहाँ से फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। हमें बताना है एक्स इक्वल्स टू 0 पे, 0 पे क्या होगा ये बताना है हमें। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 क्या है, मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर डबल डेरिवेटिव करता हूँ एफ डेरिवेटिव x तो क्या आ जाएगा यहाँ से 6x। ठीक है, अब मैं डबल डेरिवेटिव को क्या करूँगा, 0 के इक्वल पुट कर दूंगा, तो 6x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। जब भी मेरा ऐसा हो डबल डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने के बाद मेरी x की वैल्यू 0 आ जाए, जो कि इक्वल हो किसके, क्रिटिकल पॉइंट्स के, जो ऐसे फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करने के बाद आते हैं ना, तो यहाँ से भी तो x इक्वल्स टू 0 आएगा और ये तो हमें गिवन भी है x इक्वल्स टू 0। जब भी दोनों चीजें ये सेम हो जाए ना, सेकंड डेरिवेटिव करके आप 0 के इक्वल पुट कर रहे हो तो वहां से भी x की वैल्यू 0 आ रही है, फर्स्ट डेरिवेटिव से भी 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ पे पढ़ा नहीं होगा ज्यादातर बच्चों ने, और सीबीएसई ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया कैसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एट एक्स क्या होना चाहिए 1 से बड़ा एंड 3 से छोटा, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें चेक करना है कि ये क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो कोई भी चीज डिफरेंशिएबल कब होती है, जब हमारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर हो, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखो ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, हमें देखना है x ग्रेटर देन 1, तो 0 पे तो होगा नहीं, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1 है तो 1 पे भी नहीं होगा, या तो और लेस देन 3 है, या तो 3/2 होगा या 2 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं पहले 2 पे, ठीक है ना, हम 2 पे चेक कर लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे 3/2 पे चेक करेंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही ऑप्शन ठीक होगा। हम 2 पे चेक कर लेते हैं। पहले देखो कैसे करते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस h बाय h, और राइट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h, ऐसे हम निकालते हैं। ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम चेक कर रहे हैं अब कब, अब देखो हम चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 2 पे, नॉन डिफरेंशिएबल प्रूव करना है ना। अब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x की जगह 2 पुट, कहाँ लिख दिया ये, f ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ, एक मिनट वेट करें, f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 माइनस h अपॉन h, यही है ना मेरा। अब देखो f ऑफ 2 पे क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है तो f ऑफ 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन 2, ये क्या हो जाएगा f ऑफ 2 माइनस h, और ये क्या हो जाएगा h। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस h का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं कुछ में से कुछ कम करता हूं तो उसे एक कम वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा अपॉन h, ये आ गया मेरा। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h। अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ तो यहाँ से मेरा 1/0 आ रहा है, जो कि क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट। जब भी मेरी किसी भी डेरिवेटिव की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। हमें 2 पॉइंट्स पे चेक करना था, 2 पे एंड 1.5 3/2 पे, तो मैं सीधा 2 पे चेक कर लूँगा, क्योंकि 3/2 पे तो पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इजी पॉइंट पे चेक कर लेंगे, वो सेटिस्फाई कर गया तो मतलब ये क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चले। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, if the radius of a circle is increasing at the rate of 0.5 centimeter per second, then the rate of increase of circumference बतानी है। हमें क्या दे रखा है, हमें rate of change of radius दे रखा है, dr by dt कितना दे रखा है 0.5
सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब देखो रेट ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस dc बाय dt, 2π तो कांस्टेंट है, यहां से आएगा dr बाय dt, ठीक है। 2π dr बाय dt की जगह क्या पुट कर देंगे 0.5, तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा पाई। तो ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंस या इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी मेरी, पाई आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे करेंगे। अब पता कैसे चलेगा इंक्रीज का, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, बताओ। अगर ये रेडियस इंक्रीज हो रही है तो हमें पता है ना, तो सर्कमफ्रेंस भी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो सर्कमफ्रेंस ऑटोमेटिकली अपने आप इंक्रीज ही होगी, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलेगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स का है। क्या दे रखा है, π/4 से -π/4 x³ cos² x dx। अब देखो हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्या, जब भी मुझे ऐसा गिवन है i इज इक्वल टू -a से a f ऑफ x dx, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ। जब भी मुझे ऐसा गिवन है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, लिमिट x f, क्या करेंगे लिमिट 0 से a, -a से दे रखा है तो क्या लिख देंगे लिमिट 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, ठीक है, f ऑफ x प्लस f ऑफ -x dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है। अब ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, -π/4 से π/4 x³ cos² x dx, ये है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0 से π/4, यहाँ पे f ऑफ x क्या हो जाएगा x³ cos² x dx प्लस f ऑफ -x क्या हो जाएगा -x का क्यूब cos² -x dx, ये हो जाएगा। अब देखो cos -x क्या होता है, cos x होता है, वैसे भी स्क्वायर है तो ये टर्म तो क्या रहेगी पॉजिटिव ही रहेगी, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट 0 से π/4, ये हो जाएगा x³ cos² x, यहाँ पे जाएगा -x³ cos² x dx, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा लिमिट 0 से π/4 0, और ये क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा इसका आंसर 0। तो आपको ये प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, x - 3 x - 1 का क्यूब e⁻x dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लेंगे आप सोल्व, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो मैं करवा देता हूँ क्या है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है x - 3 है ऊपर और नीचे x - 1 है। 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ x - 1 - 2, ये लिख सकता हूँ मैं e⁻x अपॉन x - 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो सेपरेट कर लेंगे अलग अलग, यहाँ पे कर लूंगा x - 1 अपॉन x - 1 का होल क्यूब -2 अपॉन x - 1 का होल क्यूब e⁻x। यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज होगा, देखते जाओ, आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हो तो आपको सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप डेफिनेट इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। क्या हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है dx। अब देखो ये ऊपर से एक पावर कम हो जाएगी, ये इससे एक पावर से कट के 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन x - 1 का स्क्वायर -2 अपॉन x - 1 का क्यूब e⁻x dx, ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन के अंदर देखो ये प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, f ऑफ x, ठीक है, माइनस या प्लस लिख होता है यहाँ पे f डैश x। अगर ये हमारा e⁻x दे रखा है ना, तो पता है क्या निकल के आता है यहाँ से f ऑफ, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ रखी है ना, ये प्रॉपर्टी होती है अगर जब भी हमारा e⁻x f ऑफ x प्लस f डैश x इस फॉर्म का होता है तो हमारा निकल के आता है f ऑफ x e⁻x, ये इसका सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ f ऑफ x e⁻x, ये होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे देखो यही प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ध्यान से देखो। देखो अब मुझे पता है 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर का क्या होता है डेरिवेटिव, 2 अपॉन x - 1 का क्यूब, करके दिखा देता हूँ। देखो आपको कैसे, मैं कह रहा हूँ मुझे 1 अपॉन x - 1 का
स्क्वायर, इसका क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू हो जाएगा ऊपर जाके -2। अब क्या होगा, -2 आगे आएगा, एक्स माइनस वन माइनस करो तो -3 हो जाएगा, और एक्स का तो 1 ही होगा, तो ऐसे क्या आएगा -2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब। यही आएगा ना, इसको सोल्व करो तो मतलब ये क्या है मेरा एक तरीके से एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है एफ डैश एक्स है। तो ऐसे क्या निकल के आएगा इसको सोल्व करने के बाद, एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस वन का स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स, ये निकल के आएगा। ठीक है, क्या आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस सी तो हमारा रह गई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ई ऑफ एक्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर लेंगे, नहीं तो पेपर में आप इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, कुछ लगाते रह जाएंगे। समझ गए, तो प्रॉपर्टीज याद होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक क्या है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखो y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स कैसे बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स ऐसे बनेगी, y इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर ये मेरा क्या है 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अगर ऐसे है ना 1 2 3 तो ये ऐसे बनेगी। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स 0 तो ये हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 पे कैसे बनेगी लाइन, देखो ये हो जाएगी हमारी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे लाइन। ठीक है ना, ऐसे बन जाएगी एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे। तो मुझे बताना है ये वाला एरिया, देखो मैं शेड कर रहा हूँ, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये एरिया जो मैंने शेड किया है, देखो इस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे, एक्स एक्सिस में जाएंगे 0 से 2 पे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, देखो हम इसको लिखेंगे एरिया, क्या होगा मेरा एरिया 0 से 2। ठीक है, एक्स एक्सिस के अंदर जाएंगे 0 से 2, और यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि एक्स के अंदर जा रहे हैं, और इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू x। ठीक है, x dx। ठीक है, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं ना अगर हम, तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, अगर y के कोऑर्डिनेट्स लेता तो विद रिस्पेक्ट टू y करता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x dx, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, 0 से 2, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/2 माइनस 0, तो ऐसे कितना आ जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो क्या आ जाएगा, एरिया रिक्वायर्ड एरिया 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया नहीं मैंने कैसे लिखा है। जब भी हम एक्स एक्सिस के अलोंग डेरिवेटिव करते हैं ना, मतलब मैंने एक्स के लिए 0 से 2 एक्स के अलोंग चल रहा हूँ, तो इक्वेशन भी मुझे एक्स की फॉर्म में लिखनी है। इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स, तो y dx होता है। यहाँ पे देखो क्या होता है, एरिया मैं लिखता हूँ एरिया इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से a से b जा रहा हूँ ना x के कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ पे होता है y dx। ठीक है, तो y क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स है, तो y की जगह मैंने x dx लिख दिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, कितने ऑर्डर की है, ये 1 ऑर्डर की है। कितने ऑर्डर की है, 1 ऑर्डर की। अब आपको पता होना चाहिए कि आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन के कैसे निकालते हैं, पता है आपको ये बात। देखो मान लिया एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, हम आपको सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं जिसका ऑर्डर क्या है, n है। ठीक है, तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, डी रेज टू द पावर y अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर n प्लस कुछ भी मान लेते हैं यहाँ पे ए वाई। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टेंट है, a इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये है n। तो देखो ये कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन रहा होगा, अगर मेरी इक्वेशन इस तरह की होती, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू a रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n an xn। ठीक है ना, मतलब इस इक्वेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, n।
n क्या है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स है। तो मतलब एक इक्वेशन जिसके अंदर n नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स है वो इक्वेशन उतने ही ऑर्डर की होती है। ये क्या है, n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उतने ही इसके अंदर क्या आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है। ऐसे ही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ये इक्वेशन है 1 ऑर्डर की, कितने ऑर्डर की, 1। अगर ये 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स भी कितने होंगे, 1 ही होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने ही ऑर्डर का क्या, उतने ही ऑर्डर का क्या होता है, उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, सी कर लेते हैं, आर्बिट्रेरी क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जितने ऑर्डर की इक्वेशन है उतने ही उसके अंदर क्या होंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो एक ऑर्डर की 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर 1 ही आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देखो प्रोजेक्शन निकालनी है। अब देखो आपको पता होना चाहिए क्या, कोई भी दो वेक्टर है, मान लिया ए एंड बी, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस। ठीक है ना, ऊपर लिखते हैं ए डॉट बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और नीचे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ बी। अब हमें उल्टा पूछा हो, अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए तो क्या होगा, ऐसे ऊपर तो क्या रहेगा ए डॉट बी और नीचे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। ठीक है, अब देखो ऊपर निकालिए प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, ए ऑन बी, यहाँ पे है बी ऑन ए। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूं, देखो मुझे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, देखो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो आएगा क्या, मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी। मुझे ये फाइंड करना है। तो मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा, देखो मॉड ए, क्या करेंगे हम, जितने भी इनके इनको स्क्वायर करके लिख देंगे, जो भी इनके ये है ना, जहाँ से पास आउट हो रहा है वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो जिनको हम कहते हैं, तो क्या हो जाएंगे, मॉडुलस ऑफ ए क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन इसका क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो अंडर द रूट 6 का क्या जाएगा, 36 और 40 और ऊपर 3 है तो कितना आ जाएगा, ऊपर 49 अब नीचे कितना हो जाएगा, 2 4 और 1 9, तो क्या आ जाएगा 7/3, 7/3। तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन। हमें पूरा सोल्व नहीं करना, मैं डॉट बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम इसको लिखेंगे तो कट ही जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आएगा मॉडुलस ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ बी, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी कहते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज 7/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं किसी भी लाइन के, देखो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है आपको पता है, बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। क्या होता है यहाँ पे, जो ये x1 कोमा y1 कोमा z1 कोमा z1 ये क्या होते हैं, ये होते हैं पासिंग पॉइंट्स। इनको क्या कहते हैं, पासिंग पॉइंट्स, ये हमारे पासिंग पॉइंट्स होते हैं। और ये जो a कोमा बी कोमा सी नीचे होते हैं क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। देखो अब ये इक्वेशन है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाय 1 इज इक्वल टू 3z/2। इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। पहला तो ठीक लिख रखा है x माइनस वाई बाय 3, दूसरा क्या है 2 माइनस वाई है, होना क्या चाहिए था y माइनस 2, और माइनस कॉमन लो तो नीचे -1 हो जाएगा। ये z होना चाहिए, 3z है ना, तो z करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 3, -1, 2/3, या तो ये हो। अब ये ऑप्शन में हमें दे नहीं रखा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसको हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, -3, 2 ये हमें गिवन है। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट, 9, -3, 2। ठीक है, यहाँ पे जो 3 है नीचे उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हटाने के लिए। ये दोनों ही ठीक है। अब डिपेंड करता है क्या आपको ऑप्शन दे रखा है।
ठीक है, आप देखो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब एक लाइन है, सॉरी प्लेन नहीं है, लाइन। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमें एक इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बतानी है कार्टेशियन फॉर्म में। पासिंग पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, अब देखो पासिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। पासिंग पॉइंट है हमारा 1, -3, 2 एंड पैरेलल टू द लाइन। ये क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। अब देखो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। ठीक है, a क्या होता है, a होता है पासिंग पॉइंट और b क्या होते हैं डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल जो है उस लाइन के, है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दैट लाइन। तो जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही उस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज होंगे ना, जो इसके पैरेलल उस पॉइंट से पास हो रही है। तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से क्या आ जाएंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे i, j, 2 के है तो 1, 1, 2, ये क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। ठीक है ना। पासिंग पॉइंट क्या है 1, 0, -1। पासिंग पॉइंट की तो हमें जरूरत नहीं, हमें गिवन है। बट जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने लिखा था x - x1, पासिंग पॉइंट क्या है 1/a, 1 इज इक्वल्स टू y - y1, तो माइनस करो तो 3 हो जाएगा, अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1/c2। तो हो जाएगी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो x - 1/1 प्लस y प्लस 3/1 अपॉन, अब देखो ये क्या है z - 2/2 है ना अपना, इन्होंने उल्टा करके ले रखा है 2 - z अपॉन -2, माइनस को लेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा सेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। तो ऑप्शंस भी कई बार कंफ्यूज करके दे रखे होते हैं, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन में 2 z - 2 ना लिख के 2 - z लिख रखा है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो नीचे माइनस आ जाएगा, ये दे रखा है। ठीक है, तो इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ a एंड b आर टू वेक्टर्स सच दैट a डॉट b ग्रेटर देन 0 है, और हमें क्या दे रखा है मोड ऑफ a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b। ठीक है, तो a डॉट b क्या होता है, ये तो आपको पता है ना, a डॉट b क्या होता है मोड a मोड b, मतलब a डॉट b क्या होता है a b कोस थीटा। ठीक है, ऐसे ही a क्रॉस b क्या होता है a b साइन थीटा। ये आपको इक्वल्स टू दे रखे हैं, दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से a b से a b कट जाएगा, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा, या तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, साइन बाय कोस को ले कोस बाय साइन कोट थीटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है tan π/4 पे, तो यहाँ से मेरा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थीटा क्या आ जाएगा π/4। कहाँ पे आपका π/4, तो ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा π/4। अब देखो हो गए यहाँ तक हमारे एमसीक्यू। तो इस पार्ट के अंदर हमने क्या देखा कि हमने जितने भी 18 एमसीक्यू थे ना उनको शॉर्टेस्ट वे में हमें कैसे सोल्व करना है। हमने 18 के 18 एमसीक्यूज को बेस्ट तरीके से क्या किया है, सोल्व किया है। आपको भी पेपर में सेम ही अप्रोच यूज करनी है, ठीक है ना, कोई भी बड़ा मेथड यूज नहीं करना है। तो ऐसे ही अब हमारा अगला पार्ट आएगा पार्ट 2, जिसके अंदर हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।